हेलो एवरीवन, बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछली क्लास में आयनन विभव के बारे में बात कर रहे थे, वहाँ पर हमने आयनन विभव के सिंपल ट्रेंड पढ़े, फिर हमने उसके बारे में जो उसके एक्सेप्शन थे उनके बारे में हमने चर्चा करी। आज की क्लास में हम बात करेंगे आयनन विभव के निर्धारण की विधियाँ। तो देखो बेटा, आयनन विभव के निर्धारण की जो है मेथड्स हैं, वो दो आपके मुख्य मेथड्स हैं जो पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। वो है तरंग संख्या सूत्र बाय बोहर थ्योरी के द्वारा, मतलब ये बोहर की थ्योरी से डेवलप हुआ है, वेव नंबर फार्मूला। और दूसरा जो मुख्य टॉपिक है वो है अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी से या बाय इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो आपका जो पहला पॉइंट है वो है तरंग संख्या सूत्र, वेव नंबर फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, बोहर थ्योरी के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम में तरंग संख्या का निर्धारण निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। देखो फॉर्मूला है अपना, आप इसे यहाँ से भूल जाइए। ये है आपका न्यू बार बराबर आर एच कोष्टक 1/n1² माइनस 1/n2 स्क्वायर। और हम जानते हैं न्यू बार बराबर होता है 1/λ। तो हम ये कह सकते हैं 1/λ इक्वल टू न्यू बार या न्यू बार इक्वल टू 1/λ। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है और इसकी वैल्यू इस पूरे फैक्टर के बराबर होती है। तो अपना फॉर्मूला है यहाँ से न्यू बार बराबर आर एच और ये वाला फॉर्मूला। यदि n2 इक्वल टू इनफाइनाइट हो तो किसी ऊर्जा के लिए लेमड़ा का मान ज्ञात करने के लिए E बराबर hc/λ से ऊर्जा परिकलित कर ली जाए तो यह ऊर्जा ही IP या आयनन विभव कहलाती है। तो स्पष्ट है यहाँ पर देखो, E बराबर hc/λ। यहाँ E क्या है आपकी, इसके बारे में हम इसके टर्म्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर समझने के लिए मैंने इनको देखो अलग से लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। जो सबसे पहला पॉइंट है देखो आपका E बराबर h न्यू होता है, जानते हैं हम। अब E को हम रिप्लेस करते हैं C से। C क्या है आपका, जो है C इक्वल टू लैम्डा न्यू। यदि हम इस इक्वेशन को रीअरेंज द इक्वेशन टू सॉल्व फॉर फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं तो क्या निकल कर आती है, जैसे आपका न्यू इक्वल टू C के बटे में चल जाएगा लैम्डा, तो न्यू इक्वल टू C/λ। और यहाँ पर जो है इसके बाद का जो फैक्टर आएगा वो है आपका E इक्वल टू एच न्यू। क्या, E इक्वल टू एच न्यू। तो हम इससे E की वैल्यू एच न्यू किसके बराबर है, hc/λ के। यहाँ पर देखो आपका E क्या है, आपका एनर्जी, H क्या है, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, इसके बाद आपका C इक्वल टू लैम्डा न्यू होता है। वह यहाँ पर C क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति जो होती है वो C कहलाती है। और वो जो होती है गति, उसकी वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा जो है आपके वेवलेंथ है, म्यू आपकी फ्रीक्वेंसी है, तो म्यू इक्वल टू C/λ। इस प्रकार से हम जो है वेव नंबर फार्मूला या तरंग संख्या सूत्र से आयनन विभव का निर्धारण कर सकते हैं। इसी के बाद में आपका जो दूसरा मेथड है वो है अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी से या बाय इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से। इस विधि के द्वारा IP का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। देखो, इस विधि में परमाणु पर प्रकाश विकिरणों को आपतित करके उस परमाणु का आयनीकरण अथवा आयोनाइजेशन करते हैं एवं आयनीकरण में प्रयुक्त होने वाली प्रकाश विकिरणों की तीव्रता का निर्धारण कर लेते हैं। इस तीव्रता से तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान ज्ञात कर सकते हैं एवं E इक्वल टू hc/λ से इस आयनीकरण में प्रयुक्त ऊर्जा का मान ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि H आपका प्लांक कांस्टेंट है, C आपका जो है प्रकाश का वेग है, जो दोनों वैल्यू आपके पास हैं, और लैम्डा के जो तरंगदैर्घ्य आपने यहाँ से निकाली, तो इस लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करके आप जो है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा IP का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस आयनीकरण में प्रयुक्त ऊर्जा का मान ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात आयनन विभव का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। किसके द्वारा, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आयनन विभव के अनुप्रयोग। तो यहाँ पर जो आपका अगला जो टॉपिक है इसी
क्रम में आगे, वो है एप्लीकेशंस ऑफ आईपी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपसे, छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बड़े क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो देखो मुख्य जो पॉइंट है वो है बंध की प्रकृति के निर्धारण में भी हम इसका उपयोग करते हैं, धात्विक गुणों के निर्धारण में इसका उपयोग करते हैं, आक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व की व्याख्या करने में इसका उपयोग करते हैं। तो हम एक एक करके इसको जो है समझते हैं। जिस परमाणु का आयनन विभव कम होता है वह आसानी से इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर देता है, अतः ऐसे परमाणुओं में आयनिक बंध के निर्माण की प्रवृत्ति पाई जाती है। परंतु जिन परमाणुओं का आईपी ज़्यादा होता है, मतलब आयनन विभव ज़्यादा होता है, वह आसानी से इलेक्ट्रॉन का परित्याग नहीं करते हैं, अतः इन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन का साझा करके सहसंयोजक बंध का निर्माण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखो जिन परमाणुओं का आयनिक विभव ज़्यादा होता है वहाँ आपका जो है कोवेलेंट बॉन्ड प्राथमिकता से बनेगा। उसके बाद आपका जो सेकंड पॉइंट है वो है धात्विक गुणों के निर्धारण में। देखो धात्विक गुण किसे कहते हैं? कोई भी मेटल है, कोई भी एलिमेंट है आपका जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाए, वो आपका मेटल कहलाता है। देखो किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन के परित्याग का गुण धात्विक गुण कहलाता है। परमाणु का आईपी जितना कम होता है वह उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अधिक धात्विक गुण प्रदर्शित करता है। परंतु जैसे जैसे आईपी में वृद्धि होती है वैसे वैसे परमाणु के इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं आईपी में वृद्धि के साथ साथ धात्विक गुणों में भी कमी आती है। जैसा हमने कहा है कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो हैं जेड इफेक्ट के मान में वृद्धि होती है। जेड इफेक्ट के मान में वृद्धि होगी तो आईपी का मान बढ़ेगा। आईपी का मान यदि बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हम लेफ्ट से राइट जाने पर धात्विक गुणों में भी कमी आएगी। इसीलिए आवर्त सारणी में ऑलमोस्ट जितनी भी मेटल है वो हमेशा लेफ्ट साइड में ही देखने को मिलेगी। आपको मिड में भी आपको मेटल मिलेगी। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको उपधातुएं मिलेगी और उपधातुओं के बाद में आपको गैसेज आपको मिलेगी। तो ये आपको लॉजिकली याद रखना है, ना कि इस पर रट्टा मारना है। देखो इसके बाद अगला जो आपका यूजे जो एप्लीकेशन है वो है आक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व की व्याख्या में। आईपी के मानों के आधार पर आक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व को समझा जा सकता है। आक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व से क्या मतलब है कि किसी भी एलिमेंट की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल होगी या हायर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, क्योंकि कई सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो +1 से लेकर +8 तक जो है ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, +9 तक शो करते हैं कुछ एलिमेंट तो, लेकिन इनमें स्टेबल कौन सी होगी ये हमें पता लगाना है इस मेथड के द्वारा या आयनन विभव के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर आईपी के मानों के आधार पर आक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व का समझा जा सकता है। जब किसी परमाणु की दो क्रमागत आक्सीकरण अवस्थाओं का अंतर 1500 किलो जूल या इससे अधिक प्राप्त होता है, दो ऑक्सीडेशन स्टेट क्रमागत कंटिन्यूस वाली जैसे 3 4 4 5 या 1 2 3 4 इस तरह की क्रमागत जो भी ऑक्सीडेशन नंबर हैं उनके बीच में यदि 1500 किलो जूल या इससे अधिक का अंतर होता है तो निम्नतर आक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। परंतु जब ये अंतर 1050 किलो जूल या इससे कम होता है तो हमेशा उच्चतर आक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व अधिक होता है। ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है। इसके बाद आपका जो है चौथी इसके जो है एप्लीकेशन है वो है अपचायक सामर्थ्य के निर्धारण में। देखो अपचायक सामर्थ्य के निर्धारण में कैसे इसका उपयोग करेंगे वो है परमाणु का आयनन विभव जितना कम होता है वह उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन का परित्याग करके दूसरे क्रियाकारक अणु का अपचयन कर देता है। अर्थात आईपी में कमी के साथ साथ अपचायक सामर्थ्य बढ़ती है एवं आईपी में वृद्धि होने पर अपचायक सामर्थ्य में कमी होती है। तो यदि किसी परमाणु का आयनन विभव कम है तो उसका अपचायक गुण अधिक होगा, और यदि किसी परमाणु का जो है आयनन विभव उच्च है तो उसका जो है अपचायक सामर्थ्य कम होगा।
तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आज की क्लास में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसके बाद आपका जो है इस यूनिट का अगला टॉपिक होगा वो है इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और ये 2 मुख्य टॉपिक आपके इस यूनिट के कंप्लीट हो गए। इलेक्ट्रॉन बंधुता के बाद में हम जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें आपका यूनिट फर्स्ट का जो है एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में यदि आपको कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।